सियासत ने फिर बात की है साजिशों की, फिर आरोपों की बौछार हुई है। कहा गया है कि जमीनें हड़पी गई, बेची गई, मुस्लिमों को भड़काया गया और मकसद करार दिया गया है पीएम मोदी को कमजोर करना या बदनाम करना। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और राजस्थान के वक्फ बोर्ड को घेरा है। यहां तक कहा कि कुछ बड़े चेहरों ने आदिवासियों तक की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर बेच डाला। मंदिर की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसा दी गई। किरोड़ी ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने मिनी पाकिस्तान बसा दिया। क्या यह प्योरली पॉलिटिकल स्टेप है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। शैलेंद्र भाई, ये बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो ये कि ये मिनी पाकिस्तान क्या है, और दूसरा ये कि इस तरह की चीजें नहीं बोलने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है ना। अरे स्वप्निल जी, आपको इसको समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया था, उसका मकसद क्या था और वो मकसद से कैसे भटक गया और किस तरह से उन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन अपने कब्जे में कर ली। आप देखिए वक्फ नहीं, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी, दो सेकंड शैलेंद्र भाई, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इतनी जो जमीन हम बता रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी में जो जमीनें हैं वो 2 या 3 राज्यों में ही है, उसके अलावा तो सिर्फ स्कैटर्ड है। खैर, आगे बात। नहीं, जो भी है देखिए, लेकिन भारत में अगर सबसे ज्यादा जमीन है तो वो रक्षा विभाग के पास है, रेलवे विभाग के पास है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। आप देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा वक्फ कंसेप्ट क्या है। वक्फ जो है ये अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है कोई दान देना, कुछ चीज, बहुमूल्य चीज या एसेट को सरेंडर कर देना अल्लाह के नाम पर, ताकि जो गरीब है, जो बेवा है, जो यतीम है, उनका हम किस तरह से उद्धार कर सकें, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो भटक गया और उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को, जो मुस्लिम लीग का एक प्रमुख एजेंडा था, उसको प्रमुख हथियार बनाते हुए मुस्लिम भाइयों को तुष्ट करने के लिए उसको इतना शक्तिशाली बना दिया कि आप किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये हमारी जमीन है तो आपको ना तो सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार है, ना किसी और न्यायालय में जाने का अधिकार है। सिर्फ आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वहीं आपका नहीं, दो सेकंड, इसमें करेक्शन की जरूरत है। सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल की बात नहीं है। कोर्ट्स में जाया जा सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में नहीं जाया जा सकता है। सिविल कोर्ट, देखिए, जमीनों के जितने भी विवाद हैं वो सब सिविल कोर्टों में चलते हैं। और वक्फ को कांग्रेस पार्टी ने ही 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, लेकिन चलन भाई, इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये मिनी पाकिस्तान क्या है। आप समझिए मेरी बात को। ये बहुत बड़ा हमला हो जाता है, एक पूरी कम्युनिटी को घेरना हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भारत में ये नहीं कहना चाहिए। तो फिर किरोड़ी लाल मीणा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो एक तुलना की गई है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जितने पाकिस्तान है, जितने में पाकिस्तान बना हुआ है उतनी वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। तो ये तो एक उपमा है। और वक्फ बोर्ड, मैं बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास 200 कंट्रीज हैं दुनिया में, 50 से ज्यादा कंट्रियों के से भी ज्यादा इनके पास जमीनें हैं। और आप बताइए, वक्फ बोर्ड का कंसेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। ठीक है, जहां से ये इजाद हुआ, ठीक है, वहां सऊदी अरब हो, नहीं शैलेंद्र भाई, लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए शैलेंद्र भाई। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए ना। आप इस चीज को आधार बनाकर वक्फ खत्म नहीं कर रहे हैं देश से, आप वक्फ में संशोधन की बात कर रहे हैं। तो वो एग्जाम्पल कि जिन कंट्रीज में वक्फ नहीं है कोई मायने नहीं रखता। या तो आप हटाने की बात कीजिए और या फिर आप संशोधन की बात कीजिए। ये दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। करेक्ट एग्जाम्पल करेक्ट जगह दीजिए। हाँ, तो आप संशोधन की बात कर रहे हैं। हमने 2024 वक्फ बोर्ड अधिनियम के संशोधन की बात करी थी कि इसको किस तरह से प्रासंगिक बनाया जाए। नहीं, पर आप जो संशोधन लाना चाहते थे, आपको उसमें भी सुधार की जरूरत महसूस हुई, नहीं तो आप कदम पीछे नहीं खींचते, जेपीसी में नहीं देते। नहीं, आप देखिए, वक्फ बोर्ड को 1995 में किसने पावरफुल बनाया?
कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2013 में किसने इसको अत्यधिक शक्तियां दे दी, एब्सोल्यूट पावर दे दिया कि जिस जमीन पर अगर कमिश्नर सर्वे करने वाला कमिश्नर कह देता है कि ये वक्फ की जमीन है, उसका गजट नोटिफिकेशन कर देता है। नहीं, लेकिन शैलेंद्र भाई, मैंने एक चीज महसूस की है, मैंने एक चीज महसूस की है, आपको जयपुर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप टोंक में भी जाते हैं ना, तो टोंक में भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर हिंदुओं को भी अपनी शॉप्स खोलने की जगह दी गई है। एक बहुत नॉमिनल सा किराया है जो लिया जाता है, और वहां पर हिंदू भी हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं। देखिए, अगर आप स्वप्निल जी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में बात करेंगे और उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य यही था कि मुस्लिम समाज के भाई बहनों, बच्चे बच्चियों का वेलफेयर करना। वो वेलफेयर हो पाया क्या? ठीक है। आज अरबों खरबों रुपया वक्फ बोर्ड के पास आया, क्या इनकी माताएं बहनें पढ़ लिख पाई? ठीक है, क्या? ठीक है शैलेंद्र भाई, आपकी बात समझ गया मैं। मेरे साथ काजी असगर अली भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और बीएपी नेता देवीलाल मीणा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। किसी भी सवाल से पहले मैं एक चीज नितिन भाई आपसे पूछना चाह रहा था। ये फजल उर रहीम का नाम सामने आया, जो मैंने नहीं सुना है कौन है, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि खुद किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि गहलोत राज में उन पर 4 मामले दर्ज हुए। वो 4 मामले अगर परिणति पर, उनमें से एक भी मामला परिणति पर पहुंच जाता तो आज किरोड़ीलाल की पीसी नहीं होती। अब मसला क्या है कि आप गिर गए। देखिए स्वप्निल जी, अब मैं सबसे पहले केवल मैं इधर उधर वक्त पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत डिबेट हम कर चुके हैं। मैं किरोड़ीलाल मीणा जी पे आना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अभी आपको पता है कि इस मसले पे जेपीसी गठित हो चुकी है, वो सरकार का अभिन्न हिस्सा है, राज्यसभा सांसद रहे, उनको सब पता है कि अगर उनके पास ऐसी कोई चीज है तो वो जेपीसी में जाके दे सकते थे। अब पूरा वेलकम उनका किया जा रहा है और जाके वो बता सकते थे कि क्या मैटर है। नहीं, वो जेपीसी में किस हैसियत से देते? सुन तो मैं, अब वो आप एडवाइस, आप कोई भी, आप एज अ सिटीजन भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी एडवाइस देना चाहते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन किया, ये एक षड्यंत्र है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एनडीए के एलाइज ने सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्शन किया, तो क्या एनडीए के एलाइज के लिए वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी या देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे? अरे नहीं, लेकिन उन्होंने जिस मामले में आपकी तारीफ की वो तो आप पॉइंट ही नहीं कर रहे ना नितिन भाई। मेरा पहला सवाल ये था कि फजल उर रहीम, बीच में आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं 60 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आप पूछ लीजिएगा। तीसरी बात, उन्होंने बोला कि विदेशों से इतना अवैध धन आ गया, तो मतलब किरोड़ीलाल मीणा जी को विदेशों से अवैध धन का पता चल गया, लेकिन हमारी जो एजेंसीज है उनको ये नहीं पता चल पाया। हमारी होम मिनिस्ट्री जो काबिल नहीं है उनके अनुसार, हमारी सरकार उनको नहीं पता चल पाया। नितिन भाई काउंटर कर रहा हूं, नितिन भाई काउंटर कर रहा हूं। नहीं, एक काउंटर लीजिए, आपका पॉइंट आया, मैं समझ गया हूं आप किस दिशा में जा रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि विदेशों से जो भी पैसा आया वो तो ऐसे डोनेशन आया ना। अच्छा, दूसरी बात, उसका खर्चा कैसे हुआ, आरोप वो उस पर लगा रहे हैं। लेकिन मेरी बात फिर वही है कि जब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने फजल उर रहीम को पर मुकदमे करवाए, उनके राज में हुआ, तो फजल उर रहीम पर दूध का दूध और पानी का पानी उस राज में क्यों नहीं हो पाया? यहां से आरोपों को बल मिलता है ना कांग्रेस पर लगने वाले। आप वही मेरी अगर 10 सेकंड बात सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जितनी सारी बातें कही, और उन्होंने बोला कि क्या नाम से जमीनें कोरा मीना में कब्जा हो गई, आमेर में कब्जा हो गई, यहाँ कब्जा हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी तो वहां पे बीजेपी के विधायक भी थे, क्या उन्होंने कभी विधानसभा में ये प्रश्न उठाया? दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अब आप सरकार में हो, रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप प्रत्यारोप करना, बिना कार्यवाही आधारहीन आरोप तय करना। आप सरकार में थे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, आपके पास इतने तथ्य थे और आपको पता है कि वो अवैध है, आप जाके उनके बुलडोजर चलवा देते, उनको नष्ट करवा देते। लेकिन आप आके केवल प्रेस, आप ये बताइए आज शाम तक बुलडोजर चल जाता, उनके पास सारे सबूत थे। वो तो कहते थे कि मैंने मगर, सुनिए तो सही, मैंने मगर बच्चों के नाम दे दिए, कौन कौन पैसा दिए वो नाम दे दिए, शिव सिंह राठौर का नाम बता दिया, सबूत बता दिए, लेकिन सरकार कार्य। ठीक है नितिन भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अरे सुनिए तो सही, सुनिए नितिन भाई, मैं आऊंगा ना आपके पास, आपका भी पॉइंट आ रहा है। मेरे को और भी गेस्ट को एक बार शामिल कर लेने दीजिए फर्स्ट राउंड में। देवीलाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि आदिवासियों की जमीनों को वक्फ अपना बताकर बेच रहा है। अब चूंकि आप आदिवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको लगता है इन आरोपों में कोई सच्चाई है? क्या आदिवासियों की जमीन बेची जा रही है वक्फ के द्वारा? देवीलाल जी, क्या ऐसी कोई शिकायत आप तक पहुंची है आदिवासियों की?
नहीं, देवीलाल जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। काजी असगर अली, मैं आपके पास आ रहा हूं। असगर भाई, मुझे एक बात बताइए, ये वक्फ के लिए मौका है अपने आप को पाक साफ साबित करने का देश की निगाह में, क्योंकि बहुत गंभीर और बहुत बड़े आरोप लगा दिए गए। वक्फ की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में इससे ज्यादा कभी नहीं थी जितनी अब आई है। नहीं, वक्फ तो अपने अनुसार काम कर रहा है और देखा यह गया है कि आमतौर पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वक्फ ने अपनी जमीनें बेच दी, तो अभी साबित किसी ने नहीं किया। अलबत्ता वक्फ की जमीनों पर लोग आज तक बैठे हुए हैं, चाहे वो अंबानी हो या चाहे दूसरे शहरों में और दूसरे मैटर हो, तो वो तो समय के साथ साथ सामने आएगा। रही बात, हम जयपुर की बात करें, जो आज बाबा साहब ने इल्जाम लगाए हैं, तो जैसा कि अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि अब इल्जाम का टाइम नहीं है, आप एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और आप यहाँ राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आप तो कार्रवाई कर सकते थे और अभी भी सरकार आपकी, आप कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे अनर्गल आरोप लगाना, आपने बता दिया कि 900 गज एरिया और 900 वर्ग गज बीघा जमीन जो है वो सारी कब्जा ली है और उसके अंदर राजकीय शासकीय जमीन भी आ रही है, तो ये कहाँ है वो जमीनें, कहाँ की बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप जामे हिदायत की बात करते हैं, फजलुर रहीम साहब का नाम इसके अंदर आ रहा है, नहीं, तो कौन है ये फजलुर रहीम? जमीन है नहीं काजी भाई, कौन है ये फजलुर रहीम? हाँ, फजलुर रहीम साहब जो हैं, इनके वालिद साहब ज्योतिर रहमान साहब, वो जामे हिदायत के मालिक है और उन पर 5 मामले क्यों हैं? उनके हैं, उन पर 5 मामले क्यों हैं? उनके ये दोनों बेटे हैं, फजलुर रहीम साहब और जियाउर रहमान साहब दूसरे। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पूरी जमीन सीआरपीएफ, अगर आप जाएंगे नागौरी खो की तरफ, सीआरपीएफ, फॉरेस्ट की जमीन और राजकीय जमीन प्लस इनकी खुद की जमीन, ये सब जमीनें लगती हुई है और कुछ एक खातेदारों की जमीन के ऊपर केस चल रहे हैं। क्योंकि उस पे केस चल रहे हैं, उस पे मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, वो केस फजलुर रहीम साहब के हक में आ रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि फजलुर रहीम पर 5 मामले दर्ज क्यों हुए? एक होता है कि चलो दुश्मनी में किसी ने करवा दिया, 2 दुश्मनी में करवा दिया, 5 मामले दर्ज नहीं हो जाते, वो भी अलग अलग शासनों में? नहीं, मामले दर्ज नहीं हुए, मामले सिर्फ जमीन के हैं, वो भी इन्होंने ही दर्ज किए और वो केस अंतिम समय में चल रहा है और इनके पक्ष में आने वाला है संभवतः, तो इस पर तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन बाबा ने जो इल्जाम लगाया कि वक्फ बेच रहा है, तो वो एक तो पेश करें कि एक मकान तो बताएं कि वक्फ ने ये एक मकान बेच दिया। मैं तो एक मकान की बात कर रहा हूँ। वहां पर आप जाएंगे ना सर, स्वप्निल सर, अगर अपन इस नागौरी खो की तरफ जाएंगे तो ये जमीन पे पहले हमारी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं राजकुमारी दिया कुमारी साहिबा, उन्होंने कहा था कि ये हमारी जमीन है और ये इसमें सत्य है। कुछ चीज सत्य ये है कि ये हाइनिस की जमीनें थी, राजकीय जमीनें थी जो राजा महाराजाओं ने दान किए और फिर उन लोगों ने अपने प्लाट करने वालों को बेची, वहां पर प्लाटिंग हुई। और अगर मैं इससे बढ़कर बात करूं तो पूरा जयपुर राजा महाराजाओं का दान किया हुआ। हम तो ये कहते हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं इसको, जिससे वो मोहब्बत करते थे, जिसको वो चाहते थे, जिसका जो उनका वो हुआ करते थे, उनको वो दान दिया करते थे। लेकिन असगर भाई, ऐसा तो नहीं है कि वक्फ की सारी पॉजिटिव खबरें ही देश भर में चली। तमिलनाडु में, केरल में और अलग अलग जगहों पर वक्फ समय समय पर सवालों के घेरे में आया है और अलग अलग केसेस को लेकर आया है। कभी दान की जगह यह भी आया कि दबाव डालकर जमीन डोनेट करवाई गई है, इस तरह के मामले भी रहे। लेकिन अब ये कह देना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही लोगों की बस्तियां बना दी गई या कॉलोनियां बना दी गई, जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये साजिशन हो रहा है। फजलुर रहीम के जो रिलेटिव्स हैं वो कांग्रेस में है ना, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम्स मिलकर साजिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो कोई कांग्रेस का आप बिठालते वो सही से जवाब दे पाता कि उनकी क्या साजिश है क्या नहीं। पिछली गवर्नमेंट उनकी थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के अंदर इस वक्त जो वक्फ को लेकर कार्य प्रणाली के ऊपर इसके सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे ट्रिब्यूनल कोर्ट हमारे यहाँ 176 चलते हैं जो अपने अपने उसके अनुसार कार्य करते हैं। और फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसी भी वक्त की कार्रवाई को रोक नहीं सकते, उसमें आप कर सकते हैं। उसके अंदर जो अधिकारी होता है जो जांच करता है जमीन वक्त में आने से पहले, ये पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और रिपोर्ट भी सरकार के पास जाती है, उसके बाद ही कोई जमीन वक्त की हो पाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा वक्त की और वक्त ने कहा मुझे दे दीजिए। डायरेक्ट वक्त के पास कुछ भी नहीं आता है, पहले सरकार के थ्रू उसमें जाएगा, फिर वो वापस इधर आता है। ठीक है। मैं एक बात यहाँ पर ये पूछना क्या देवीलाल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं? देवीलाल जी, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, मेरी आवाज नहीं जा रही। शलन भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है,
कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं फजलुर रहीम को लेकर, लेकिन उसी फजलुर रहीम पर कांग्रेस के राज में ही 4 मामले दर्ज होते हैं, ये खुद किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, और एक मामला हाल ही में दर्ज हुआ बताया जाता है। तो जिस व्यक्ति पर कांग्रेस खुद कार्रवाई कर रही थी उसी को कांग्रेस से जोड़कर एक साजिश ये बताना कि पीएम मोदी के खिलाफ चल रही है, ये बड़ी फार फेचड बात नहीं लगती? ये बड़ी दूर की कौड़ी नहीं लगती? नहीं, देखिए, जो उन्होंने बात कही है किरोड़ीलाल जी ने, उन्होंने ये कहा है कि जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके वक्फ की अगर संपत्ति ये पहले घोषित कर चुके हैं, उसको किस तरह से इन्होंने प्लॉटिंग करी और उसका उन्होंने उजागर करा और उसका प्रसंज्ञान माननीय भजनलाल सरकार ने ले लिया है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी रूप से होगी। कब? लेकिन आप देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं मेरे साथियों को कि आप ये कह रहे थे कि ऐसे पहले सरकार तय करती कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं। ऐसा नहीं है। वक्फ एक्ट में ही कह रखा है कि 4, 5, 6 जो धाराएं हैं उसमें जो भी संपत्ति होती है, जो सर्वे कमिश्नर होता है उसके पास अधिकार होता है, वो जिस भी जमीन को कह दे कि वक्फ की जमीन है, उसमें फिर वो 30 दिन का किसी भी पेपर में साया करके ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं, और वो ऐसे पेपर में साया करते हैं जिसका जनता को पता नहीं होता, और जब बाद में वो वक्फ अपने आप वो संपत्ति डिक्लेयर हो जाती है। जब वो कोई कार्रवाई करने वहां जाता है तब मालूम पड़ता है कि इसको तो वक्फ ने डिक्लेयर करा दी। अब आप बताइए, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली पर तो ये तो चीजें तो फिर आपके अंडर में भी हुई हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके अंडर में नहीं हुई। अवैध कॉलोनियां कोई रातों रात तो बसती नहीं। सपन जी, ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा। नहीं, ये 5 साल में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उन्होंने उनको संरक्षण देने का काम नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, फिर कांग्रेस ही मामले क्यों दर्ज करवाती? शैलेंद्र भाई, ये भी तो सोचिए ना, 5 में से 4 मामले अगर कांग्रेस राज में ही दर्ज हो रहे हैं तो हम साजिश कैसे कह सकते हैं? साजिश इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंप्लेंट आई थी तभी करी, और वो साजिशान वक्फ की संपत्ति को कैसे उन्होंने बेचा, ये सारा असगर साहब आपको क्रॉस करना चाहते हैं, शायद कोई टेक्निकल। असगर साहब आपको काउंटर करना चाहते हैं। असगर भाई क्या कह रहे हैं? स्वप्निल जी, जो हमारे भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्वे कमिश्नर जो भी दे देता है रिपोर्ट होगा, सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कौन करता है? भारत सरकार करती है। दूसरे वक्फ बोर्ड के अंदर जो 9 लोगों की कमेटी होती है उसमें से 5 मेंबर जो होते हैं वो राज्य सरकार के मनोनीत होते हैं। तो वक्फ बोर्ड के पास तो अपना है क्या? कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ बैठकर, वो जो 7 सदस्य हैं वो कौन कौन नियुक्त होते हैं साहब बताइए। हाँ, एक तो बार काउंसिल का मेंबर होता है जो सरकारी होता है, राज्यसभा का मेंबर होता है जो सरकारी होता है, विधायक होता है जो सरकारी होता है, दो मुस्लिम एक लेडीज होती है उसके अंदर, ऑल लेडीज शिया समुदाय से, और एक होता है सिर्फ 2 पद से। मुस्लिम लेडी का नहीं है, तो हम संशोधन ला रहे थे कि महिलाओं को नहीं, आपको पता ही नहीं है शैलेंद्र भैया, आपको पता ही नहीं है। सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए स्वप्निल जी, ठीक है, आप सुनो, ठीक है। नहीं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, ठीक है। नहीं, 2 मिनट सुनिए शैलेंद्र भाई, मेरा सवाल आपसे ही है। मैं असगर भाई आपको भी रोक रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, ये तो एक वाजिब सवाल है ना कि किरोड़ीलाल मीणा को आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, वो उस धड़े में बैठे हैं जहां से कार्रवाइयां हो सकती हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने प्रसंज्ञान में लाया है सरकार के, और सरकार इस पर संज्ञान ले चुकी है। अरे वो सरकार का हिस्सा है, वो प्रसंज्ञान में क्यों ला रहे हैं? संज्ञान में ही लाएंगे अगर उनको कोई अरे भाई सरकार का हिस्सा है, वो सामाजिक कार्यकर्ता से कोई जानकारी मिली है तो संज्ञान में ला सकते हैं। नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता से कोई जानकारी मिली नहीं, शैलेंद्र भाई देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता से किसी जानकारी का मिलना सच्चाई का मुहर नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से किसी जानकारी का मिलना सच्चाई की मुहर नहीं है, आप समझ रहे हैं? वो तो जांच का विषय है ना। हाँ। तो हम यही तो कह रहे हैं, जब मुकदमे दर्ज है, एक मुकदमा और दर्ज हुआ है, तो अगर विदेशों से फंडिंग हो रही है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तो हम सेंट्रल एजेंसियों के कैलिबर पर सवाल उठा दे रहे हैं। तो आप देखिए, उनका कहने का प्रश्न ये था कि जिस तरह से आप QR कोड बना के माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर रहे हैं कि आप मुसलमानों की जमीन हड़प लेंगे, आप बताइए ठीक है, ऐसा कौन सा कानून अब एक बात बताइए शैलेंद्र भाई, एक बात सुनिए, अगर ऐसा कोई QR कोड चल रहा है तो ये तो सेंटर के नॉलेज में होना चाहिए ना, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। QR कोड किसने बनाया, उसका मकसद क्या है, और वो अभी तक जेल के भीतर होना चाहिए था, ये तो वाजिब सवाल है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रमित करने का काम करती है। किस तरह से इन्होंने
मुसलमान भाइयों का तुष्टीकरण किया, किस तरह से सच्चर कमेटी ने। ठीक है, ये सवाल तो है। ठीक है नितिन भाई मेरी बात सुनिए, ठीक है नितिन भाई मेरी बात सुनिए, होता क्या है, होता क्या है, अगर एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी, ठीक है शैलेंद्र भाई, अगर एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी या कांग्रेस को छोड़ के अन्य कोई भी दल जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, वो कभी भी मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी एक्ट या बिल लाने की कोशिश करता है तो कांग्रेस विरोध में रहती है। उसको उस बिल के बेटरमेंट से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस को यह है कि भाई बीजेपी ना करे। तो क्या बीजेपी का यह कहना गलत है कि आप पोर्ट्रे कर रहे हैं उनको एंटी मुस्लिम्स? नहीं, आप बताइए ना स्वप्निल जी, बताइए कि इसमें क्या गलत है जो संशोधन आ रहे हैं। मैं तो नितिन जी से पूछ रहा हूं ना भाई, शैलेंद्र भाई मैं पूछ तो रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं नितिन जी, कोई गलती नहीं है। क्या मोदी सरकार को जो एब्सोल्यूट पावर है, देखिए तो शैलेंद्र भाई पूछने तो दीजिए ना भाई। दी गई थी वक्फ बोर्ड को कि किसी भी संपत्ति पर आप अधिकार जमा ठीक है। कीजिए। आप तो ये भी कह रहे हैं कि ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति है, ठीक है। ये कह रहे हैं पूरा दिल्ली वक्फ की संपत्ति है। आप देखिए, अरे शैलेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए तो सही, अब नितिन जी को बोलने दीजिए। नितिन जी मेरा सवाल आप सुन चुके हैं और आप समझ चुके हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि क्या कांग्रेस पर्पसफुली ये कर रही है? तो वक्फ की प्रॉपर्टी अरे जबनी जी रोकिए तो सही, अभी ऐसा डिबेट से क्या फायदा? हाँ नितिन भाई नहीं, बताइए ना, तमिलनाडु का कितना बड़ा एग्जांपल है। हाँ ठीक है शैलेंद्र भाई, अब 2 मिनट आपको, शैलेंद्र भाई अब आपको रुकना पड़ेगा प्लीज, अब आपको रुकना पड़ेगा, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। अब नितिन भाई देखिए मेरा सवाल सीधा है, जब ये कहा, एक कोई क्यूआर कोड तो है जो सर्कुलेट हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने शैलेंद्र जी के जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे वो उसको बेनकाब किया। मैं इसको ही बताना चाहता हूँ, एक क्यूआर कोड है जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा कि आप इस पे राय व्यक्त कीजिए। अगर किसी बिल पे वो अपना समाज को जागरूक करके बोल रहे हैं, आज आप मेरे को पेमेंट करना होता है, मेरे को कोई और चीज पे जाना होता है, क्यूआर सिंपल है, आप उस पे जाके राय व्यक्त कीजिए। अगर ऐसा समाज अपने समाज को जागरूक करने के लिए कि क्या बेहतर हो सकता है, हम ये गलत कर रहे हैं। फैलाने का काम कर लो। शैलेंद्र भाई 2 मिनट, 2 मिनट मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है। आप शैलेंद्र भाई यस नो में आंसर देने का, ठीक है, भ्रम फैलाने का जो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो इंडिया अलायंस कर रही है, नहीं कहीं नितिन भाई प्रॉब्लम यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी मुस्लिमों के लिए कोई कदम उठा ले जिससे उनका बेनिफिट हो जाए, ये कांग्रेस को पच नहीं रहा है। सीधी सी बात ये है, सीधा सवाल। देखिए स्वप्निल जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, बोलने तो दीजिए शैलेंद्र भाई। शैलेंद्र भाई प्लीज आपको रुकना पड़ेगा। शैलेंद्र भाई बताइए, अरे भाई आप ही का सवाल जब मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ आप जवाब नहीं लेने देंगे तो आपके सवाल पूछने का फायदा क्या है? आप बताइए, वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 हटाई जाना सही है नहीं है? ठीक है 2 मिनट अब रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए शैलेंद्र भाई। नितिन भाई सीधा सवाल है, तीखा सवाल है, सीधा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो। वक्फ के अंदर संशोधन के लिए बीजेपी एक बिल लाई, उसने ना तमाम स्टेक होल्डर ना विपक्ष पार्टियों से डिस्कशन किया। जब उनके खुद के अलाइज ने, सुनिए, जब उनके खुद अलाइज ने इस बात का विरोध किया तो इन्होंने उसको जेपीसी को भेज दिया। जेपीसी संसद का भाग है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे सारी पार्टी एकजुट होकर सभी स्टेक होल्डर से पूरे देश में जा के बात करके एक रिजल्ट परिणति लाएगी जहां पे हर किसी की बात होगी और प्रॉपर डिस्कशन होगा। सबसे पहली बात, और वहां कांग्रेस अपनी बात भी रख रही है। दूसरी बात, आपने लगातार पूछा कि किरोड़ी लाल मीणा जी सरकार का हिस्सा है, वो अगर उनके पास इतने सबूत है, किसी भी अवैध जगह, आपको पता है सरकार का पूरा राइट होता है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती है, सरकार जब चाहे अवैध तरीके से अगर कोई चीज है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सकती है। तीसरी बात, मैंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई तो बीजेपी के भी पिछली विधानसभा में 75 विधायक थे, क्या वो सोते रहे? ठीक है नितिन भाई, वो आपकी बात आ चुकी है, में कोई प्रश्न नहीं ठीक है, वो आपकी बात आ चुकी है। चौथी बात शॉर्ट में, आज जो बोल रहे हैं वो आपदा राहत मंत्री के आपदा के लिए पूरा राजस्थान तरस रहा है, किसान मुआवजे के लिए तरस रहा है, कैबिनेट मंत्री बोलता है। ठीक है काजी असगर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप हाथ उठा रहे थे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रॉब्लम यह है कि वक्फ मुसलमानों से इतर बाकी सभी धर्मों के लिए एक मिस्टीरियस यूनिट है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, तो आसानी से कुछ भी बोलकर उस बात को साबित किया जा सकता है, किसी भी माइंड फ्रेम में उसको फिट किया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि क्या वक्फ सामने आकर अपने आप को क्लीन साबित करेगा या नहीं करेगा?
नहीं, वक्त पे इल्जाम जो लगाए हैं वो तो बेबुनियाद है, उस पर तो डिस्कस करना ही बेकार है। हम जिस तरह अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि संशोधन की बात है और संशोधन में कहा कि महिला को शामिल करना चाहिए। स्वप्निल सर, आपके स्टूडियो से वॉकिंग डिस्टेंस पर है वक्फ बोर्ड का कार्यालय, आप वहां जाकर पता कर सकते हैं कि वक्फ बॉडी में कितने मेंबर है और कितनी महिलाएं हैं। 2 महिलाएं, शिया आलिम और मुस्लिम सुन्नी आलिम, वो दोनों उसके अंदर कंपलसरी होते हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू टेंपल बोर्ड है, उसके अंदर क्या आप किसी मुस्लिम को स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि वो सब चीज उसी का होता है। और बल्कि हिंदू टेंपल बोर्ड में साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि किसी गैर हिंदू को इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, और सरदार सिखों को और जैनों को हम हिंदू नहीं मानते। ये लाइन भी वहाँ ऐड है, आप पता कीजिए। नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है। असगर भाई मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात तो सुन लीजिए छोटी सी। मैं आपको बता रहा हूं कि भेदभाव कहां पर है या डिफरेंशिएशन कहां पर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि किसी भी मंदिर को सरकार अपनी अंडरटेकिंग में ले सकती है, लेकिन क्या किसी मस्जिद को या किसी चर्च को सरकार अपनी अंडरटेकिंग में ले सकती है? तो यहां पर तो ये फिर अलग अलग चीजें हो जाती है ना। नहीं, मैं बताऊं आपको, सरकार की ही बॉडी है वक्फ बोर्ड, सरकार की बॉडी है। 9 सदस्यों में 7 सदस्य सरकारी हैं। वो सरकारी ऑफिसर ही सर्वे करता है हर जमीन का। अगर वो कह दे कि ये सरकारी नहीं है, कि डिस्प्यूट है, कि भाइयों में विवाद है, वो कभी उसको एग्री नहीं करते। ठीक है, उसके बाद वो रिपोर्ट पेश करके सरकार मनोनीत करती है सारी चीजें। सर ठीक है, शैलेंद्र भाई प्रॉब्लम क्या है? अब आपके पास समय है कम, देती है, ठीक है, वक्फ बोर्ड के सदस्यों को सरकार देती है। साहब ठीक है, शैलेंद्र भाई आपके पास है वक्त कम, आरोप लगा दिए आपने बहुत बड़े, और ऐसे आरोप नहीं लगाए जो जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कितने समय में आप सॉल्व करेंगे या इस मामले को अगले इलेक्शन तक खींचेंगे? नहीं, बहुत जल्दी इसका निस्तारण होगा। माननीय भजनलाल सरकार के प्रसंज्ञान में आ गया है और इस पे जांच होकर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो त्वरित गति से। ठीक है, देख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।